अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जैसा मैंने कल बताया पिछले लेक्चर में, ये लॉज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस दिए गए। जैसे पहले लॉ की हम बात करेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस है, यानी कि जैसे ही मेटल की सरफेस पे लाइट पड़ती है, जैसे ही मेटल की सरफेस पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। लेकिन इसमें लाइट पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो टाइम गैप है वो बहुत कम होता है, नैनो सेकेंड के ऑर्डर का। ठीक है, तो इट इज़ इंस्टेंटेनियस। जैसी लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इट इज़ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, और टाइम गैप जो होता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड्स होता है, 10⁻⁻⁻। मतलब ये लेस देन, इट इज़ लेस देन 1 नैनो सेकेंड। जैसे ही लाइट पड़ती है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, निकलने में जो टाइम लग रहा है दैट इज़ लेस देन 1 नैनो सेकेंड। तो इट इज़ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में कोई टाइम लैग या टाइम गैप नहीं है। नंबर 2, तभी निकलेंगे जब जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अदरवाइज अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू इट इज गिवन फॉर ए पर्टिकुलर मेटल। हर एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, जैसे सोडियम के लिए इसकी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, इसी तरह से कैल्शियम के लिए या बाकी मेटल्स के लिए अपनी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि जिससे कम अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, या तो उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। ये है दूसरा लॉ। तीसरा, अब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बराबर है या ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट that is directly proportional to intensity of light या intensity of radiation। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यानी कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे पर सेकेंड, उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। दिस इज थर्ड लॉ। फोर्थ जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation. Maximum kinetic energy of electron is always proportional to frequency of incident radiation. This is very important point. It is not proportional to intensity. ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डील्स विद द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में हम वेव की जो एनर्जी लेते हैं दैट इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी। इसका मतलब ये होना चाहिए था कि अगर आप क्लासिकल थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो जब आप इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा रहे मतलब एनर्जी बढ़। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट यू डोंट हैव टू ट्रीट लाइट एज वेव, you have to treat it as particle, and the maximum kinetic energy of emitted electron due to photoelectric emission, that maximum kinetic energy is not proportional to intensity of incident light but is proportional to the frequency of incident radiation. So these are four laws of photoelectric emission, और इन्हीं के बेस पे, लॉज के बेस पे आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन किया विद हेल्प ऑफ हिज इक्वेशन। उसने कहा, आइंस्टाइन इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसने क्या, जो फोटोन के पास एनर्जी है, मान लीजिए उसके पास एनर्जी है एच न्यू के बराबर, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, वो यूटिलाइज होती है दो प्रोसेस में। यानी कि जो इंस्टेंट फोटोन आ रहा है, प्लेट पे पड़ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड के बराबर है या उससे ज़्यादा, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो यूटिलाइज होती है टू प्रोसेस में। इसका कुछ पार्ट
इसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूटिलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन को एटम से, न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर निकालने में कुछ पार्ट यूटिलाइज होता है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय W नॉट। तो वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। और हर किसी मेटल के लिए, हर किसी एलिमेंट, ये एटम के लिए ये डिफरेंट होती है, इट इज़ यूनिक, इट इज़ गिवन फॉर ए गिवन मेटल, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन जस्ट रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर कुछ एनर्जी बची तो वो एनर्जी यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, दैट इज 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। तो फोटोन के पास एनर्जी h न्यू थी, वो यूटिलाइज हुई निकालने में वर्क फंक्शन, प्लस इम्पार्ट करने में क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास, ये फोटोन के पास इतनी ही एनर्जी है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो उस सिचुएशन में h न्यू बराबर होगा W नॉट। और उस सिचुएशन में जो न्यू होगा वो थ्रेशोल्ड के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन खाली निकलेगा जब उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट दिस सिंपल फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब अगर कहेंगे इफ न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो अगर इतनी ही फ्रीक्वेंसी है फोटोन के पास, उस सिचुएशन में फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, h न्यू नॉट, और वो खाली वर्क फंक्शन के बराबर होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को खाली निकाल सकता है। तो देयर फोर h न्यू जो होगा, ओरिजिनल इक्वेशन को देखिए, h न्यू इज इक्वल टू W नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू नॉट, ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करेंगे, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। वही हमने कहा, अगर हम मैक्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, maximum kinetic energy is directly proportional to frequency of incident radiation. So this is also photoelectric equation, 1/2 of mv square is equal to h nu minus h nu naught. This is also photoelectric equation, ठीक है। एक और फॉर्म भी है, अगर आप इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यू नो द रिलेशन, उस सिचुएशन में जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो ऐसी दिखेगी, आपको आएगा 1/2 ऑफ mv स्क्वायर किसके बराबर होगा, h c इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ठीक है। वायर लैम्डा नॉट इज कॉल्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा नॉट इज, थ्रेशोल्ड इज द वर्ड यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ फॉर वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड में हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस पे या जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा अगर थ्रेशोल्ड से क्या था, कम। तो वेवलेंथ में हमें उल्टा कहना है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा अगर कट ऑफ से क्या थी, वेवलेंथ ज़्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम। तो जो बात फ्रीक्वेंसी में हम कहेंगे उसका उल्टा हमें कट ऑफ वेवलेंथ में कहना है। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बराबर भी हो सकती है, EV नॉट, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये भी बराबर हो सकता है h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इक्वेशन in terms of stopping potential. So these are the different forms of Einstein's photoelectric equation. इस तरह से इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये बात प्रूव हुई कि जो रेडिएशन होती है, जो लाइट होती है, उसके पास पार्टिकल नेचर होता है, और ऑलरेडी हमने पढ़ा है उसके पास वेव नेचर भी होता है। तो मतलब अब हम ये कह सकते हैं, दोनों फैक्ट्स को मिला के, वेव ऑप्टिक्स को मिला के और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिला के, यानी कि जो इंटरफेरेंस है प्लस जो डिफ्रैक्शन है प्लस जो पोलराइजेशन है, ये हमें क्या बताते हैं, वेव नेचर, प्लस इनके साथ मिलाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक इफेक्ट आता है जो कि हमने नहीं पढ़ा है अभी, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट, वो पढ़ना भी नहीं है इस लेवल पे, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो ये बताएगा वेव नेचर, ये बताएगा पार्टिकल नेचर, दोनों को मिला के ये बताएगा क्या, ड्यूअल नेचर, लाइट का क्या, ड्यूअल नेचर। ये बात हुई रेडिएशन की। तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर हमने ख़त्म किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, वेल नोन एक्सपेरिमेंट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करते हैं मैटर की।
हमें पता है ऑलरेडी मैटर के पास मास है तो पार्टिकल नेचर तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, पार्टिकल नेचर तो है, तो मैटर जो है उसके पास पार्टिकल नेचर है। और हम आगे प्रूव करेंगे एक एक्सपेरिमेंट में, दैट्स कॉल्ड एज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, कि मैटर के पास वेव नेचर भी होता है, मैटर के पास वेव नेचर भी होता है। तो मैटर के पास वेव नेचर होता है ये हम प्रूव करेंगे, मैटर के पास पार्टिकल नेचर है ये हमें ऑलरेडी पता है, तो मतलब मैटर के पास कौन सा नेचर होगा, ड्यूअल नेचर, दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने कहा, अगर हम डी ब्रोगली की बात करेंगे, डी ब्रोगली ने कहा कि हर किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है एक वेव दैट इज कॉल्ड एज मैटर वेव, and the wavelength of the matter wave is given by lambda is equal to Planck's constant divided by momentum, Planck's constant divided by momentum, ठीक है। lambda is equal to h by p, या आप इसको लिख सकते हैं एज h by mv, दिस इज द wavelength associated with a material particle, ठीक है। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, तो दिस वेवलेंथ इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होनी चाहिए, तो मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है वी नॉट, ठीक है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस पर वर्क डन कितना होगा, ई वी नॉट, वो किसके बराबर होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दैट इज़ 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो इसका mv किसके बराबर होगा, अगर हम इसको करेंगे m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m ऐसे करेंगे तो किसके बराबर होगा, ई वी नॉट, ठीक है। यानी कि जो m स्क्वायर वी स्क्वायर है ये तो मोमेंटम का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाई 2m, तो बताओ p स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 2m ई वी नॉट, या ई वी हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स टेक इट एज वी, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2m EV, ट्वाइस मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया मोमेंटम। तो लैम्डा कितना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा किसके बराबर होगा, h बाई पी की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2m EV, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय ट्वाइस मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस v में, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी मैटर वेव अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, उसकी वेव लेंथ होगी h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m EV, ठीक है। तो इस रिलेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और उसमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का। उसमें हम वेवलेंथ की मैचिंग से हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास जो कि एक मटेरियल पार्टिकल है उसके पास भी क्या नेचर है, पार्टिकल ये वेव नेचर, और तो पार्टिकल तो वो ऑलरेडी है, यानी कि उसके पास कौन सा नेचर हुआ, ड्यूअल नेचर। ये बात हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी के साथ ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी जोड़ देंगे हम। थैंक यू।